गुड इवनिंग गाइस, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ राम आईएएस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो हमारी क्लास है वो नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी साहित्य में आज की जो हमारी क्लास है हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर होने वाली है। और साथ ही साथ इस क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे राजभाषा के बारे में, राष्ट्रभाषा के बारे में, साथ ही संपर्क भाषा के बारे में और देवनागरी के बारे में। इस कोर्स के बारे में पता होगा, जब हमने सिलेबस की बात करी थी तो उसमें हमने देखा था ये जो हमारा कोर्स है नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और इसमें हमने बात करी थी हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो आपका सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर में जो आपके सब्जेक्ट से पेपर होते हैं, इनके सब्जेक्ट से आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता है तो उसी को आपको सेलेक्ट करना होता है। तो सब्जेक्ट से आपका यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो हमने सिलेबस की बात करी थी कि 10 यूनिट होते हैं और इन 10 यूनिट में जो पहली यूनिट के अंतर्गत जो चीजें आपकी आती हैं, जो जो टॉपिक आते हैं, तो उनको हम कवर कर रहे हैं। और पहली यूनिट के अंतर्गत ये हमारी लास्ट क्लास है। हमने सिलेबस की जब बात करी थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि पहली यूनिट के अंतर्गत यानी कि जो आपकी पूरी जो आपकी 10 यूनिट होती हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत, जैसे ही आपकी यूनिट वाइज जैसे ये जितने भी आपके टॉपिक हैं, जितने भी आपकी यूनिट हैं, तो जैसे ही ये कवर होती चली जाएंगी, यानी कि जैसे हम इनको पढ़ लेंगे, इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में जो आपके प्रश्न आए हुए हैं, तो उनको सॉल्व करेंगे। तो पहली यूनिट के अंतर्गत ये हमारी आज की लास्ट क्लास है और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे, जो भी आपके प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इससे संबंधित ये कल जो है आपका टेस्ट होगा। फिर उसके बाद जो है हम सेकंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास के अंतर्गत हम हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में सबसे पहले बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद जो हम बात करेंगे राजभाषा के बारे में, राष्ट्रभाषा के बारे में, संपर्क भाषा के बारे में और साथ ही देवनागरी लिपि के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम हिंदी की संवैधानिक स्थिति की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदी का विकास कब हुआ था, कब जो है जैसे हम 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो क्यों मनाते हैं, क्या है इसका कारण क्या है, तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी के संवैधानिक स्थिति की बात करते हैं तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता जो है 14 सितंबर 1949 को प्रदान की गई थी और इसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर 1949 को प्रदान की गई थी। इसी उपलक्ष्य में जो है 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 जो है, भाग 17 जो है वो राजभाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक तथा अनुच्छेद 120 से 210 तक में राजभाषा से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 343 की बात करें, ये जो अनुच्छेद 343 से 351 है और अनुच्छेद 120 से 210 है, तो इन जितने भी ये भाग 17 के अंतर्गत जो भी आपके अनुच्छेद आते हैं राजभाषा से संबंधित, तो सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अनुच्छेद 343 क्या कहता है कि अनुच्छेद 343 जो है वो संघ की राजभाषा से संबंधित इसमें प्रावधान दिए गए हैं। संघ इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों में जो प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है, तो संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। और इस संविधान के प्रारंभ से वर्ष की अवधि तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 343 यानी कि संघ के राजभाषा से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं। साथ ही इस प्रकार भारत की राजभाषा जो है वो लिपि होगी, राजभाषा जो है वो हिंदी होगी और इसकी जो लिपि है वो क्या होगी, देवनागरी होगी। देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हमने बात करी है कि देवनागरी से संबंधित जो भी आपकी चीजें हैं
तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरात्मक लिपि है, जबकि आपकी अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है, अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है, जो कि वर्णात्मक लिपि। अनुच्छेद 344 क्या कहता है? अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के प्रावधान दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि वर्णात्मक होगी, और जो हमने बात करी कि जो हिंदी भाषा की रोमन लिपि है, हिंदी भाषा की जो देवनागरी लिपि है वो अक्षरात्मक होगी। राष्ट्रपति संविधान की प्रारंभ हर वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात 10 वर्षों की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। साथ ही राजभाषा आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करने पर उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति को देने के लिए संसद की राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा। साथ ही इसमें प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है वो 7 जून 1955 में बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने राष्ट्रपति की अपनी रिपोर्ट जो है वो 1956 में प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 344 के अंतर्गत जो राजभाषा के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियों में जो प्रावधान दिए गए हैं, तो उसमें से ये चीज जो है, यानी कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है वो 7 जून 1955 में बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया था। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करें अनुच्छेद 345 क्या कहता है? राज्य की राजभाषा जो है, राज्य की राजभाषा एवं राजभाषाओं से संबंधित इसमें प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 343 में एक राज्य और दूसरे राज्य के मध्य या किसी राज्य व संघ मध्य संचार की भाषा से संबंधित इसमें प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 347 कहता है कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा होगी। अनुच्छेद 348 जो है वो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 348 के अंतर्गत। अनुच्छेद 349 कहता है कि भाषा संबंधित विधियों के अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 350 जो है वो शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित इसमें प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 351 क्या कहता है कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 120 जो है वो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 210 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 220 के अंतर्गत 210 के अंतर्गत कहा गया है। अब जो है हम देखते हैं कि 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं उनको हम देखते हैं। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत अगर हम देखें तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। मान्यता जो है 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। इस अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। इन 14 भाषाओं में से हम देखते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को, 21वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली को, मणिपुरी व कोंकणी को, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली व संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपके, जैसे ये 21वें संशोधन के अंतर्गत जो आपकी भाषाएं जो है वो जिनको मान्यता प्राप्त हुई है, 1967 के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं, तो इनसे संबंधित प्रश्न आ जाता है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है आपको याद करने लायक है, वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान की गई है। आगे हम बात करते हैं सन 1949 में सी राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा नेशनल लैंग्वेज के समांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया है और संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा में किया गया है। राजभाषा से
तात्पर्य जो है वो संविधान द्वारा सरकारी कामकाज यानी कि संविधान के द्वारा सरकारी कामकाज तथा प्रशासन, संसद और विधान मंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा, वो जो है आपका राजभाषा से इसमें राजभाषा से संबंधित इसमें प्रावधान दिए गए। ये जो सरकारी कामकाज की भाषा है, प्रशासन, संसद और ये विधान मंडल जो है, इनको हम आगे देखने वाले हैं कि सरकारी कामकाज की भाषा जो है, प्रशासन से संबंधित जो भाषा है, वो किस अनुच्छेद में या फिर किस संशोधन में कहा गया है। अब जो हम देखने वाले हैं, राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति। संविधान के लागू होने के बाद राजभाषा के प्रयोग के संबंध में जो प्रमुख घटनाएं हैं, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो राष्ट्रपति का आदेश है। राष्ट्रपति का क्या आदेश है? 1955 में यह आदेश जारी किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा कि जहां तक संभव हो, यानी कि जहां तक संभव हो सके, जनता के साथ पत्र व्यवहार में तथा प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अंग्रेजी के साथ बढ़ावा दिया जाए, पर साथ ही यह बात भी लिख दी जाए कि अंग्रेजी पाठ ही प्रामाणिक माना जाएगा। ये जो है, ये राष्ट्रपति का आदेश था। 1955 में यह आदेश जारी किया गया था। राजभाषा आयोग के बारे में बात करें तो 1955 में राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार बाला साहेब गंगाखेर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की और इस आयोग में कहा गया कि राजभाषा के प्रयोग के बारे में जो सुझाव दिए गए हैं, उनमें से जैसे हम देखते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की गति तीव्र होनी चाहिए। ये जो है, ये राजभाषा आयोग 1955 यानी कि 1955 में राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों में इनको कहा है कि जो भाषा है, तो पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की गति तीव्र होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को थोड़े हेर फेर के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा, विशेष रूप से जो दक्षिण भारत के जो विद्यार्थी हैं, तो दक्षिण भारत की भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। 14 वर्ष की आयु तक प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रशासनिक कर्मचारियों को निश्चित अवधि के अंदर हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए पुरस्कार और दंड की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाना चाहिए। देवनागरी लिपि को अखिल भारतीय लिपि के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। हिंदी के विकास का दायित्व तो सरकार की एक प्रशासकीय इकाई पर डालना चाहिए और भारत की भाषाओं में निकटता लाने के प्रयास करने चाहिए। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग भी होना चाहिए। ये जो है, ये राजभाषा आयोग 1955 में राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में ये कहा है। आगे हम बात करें संसदीय राजभाषा समिति। संसदीय राजभाषा समिति के अंतर्गत इन सुझावों का परीक्षण करने का दायित्व तो संसद की राजभाषा समिति को सौंपा गया और समिति ने 1959 में जो सुझाव दिए, उनमें से जैसे हम देखते हैं, जब तक कर्मचारी और अधिकारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त ना कर ले, तब तक वे अंग्रेजी में कार्य करते रहेंगे। ये किसमें कहा गया है? ये संसदीय राजभाषा समिति 1959 में जो सुझाव दिए गए हैं, उसमें ये कहा गया है। साथ ही 45 वर्ष के ऊपर की उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों को हिंदी के प्रशिक्षण से छूट देनी चाहिए। उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आदेशों आदि को अंग्रेजी में ही रहना चाहिए, कहा गया है। केंद्रीय सेवाओं में परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को ही बने रहना देना चाहिए। 1965 के बाद हिंदी प्रधान भाषा हो जाना चाहिए। ये जो है, ये इसमें कहा गया है संसदीय राजभाषा समिति में। आगे हम बात करें उपर्युक्त दोनों सिफारिशों पर राष्ट्रपति का आदेश, यानी कि जो हमने देखा राजभाषा से संबंधित, जो हमने संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित जो भी प्रावधान देखे हैं, राजभाषा से संबंधित जो भी प्रावधान देखे हैं, तो इनमें जो है कहा गया, इन दोनों आदेशों में राष्ट्रपति का जो आदेश है, इन दोनों सिफारिशें जो थी, इसमें कहा गया है कि राजभाषा आयोग तथा संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत राष्ट्रपति ने जो आदेश जारी किए, उसमें से जैसे कहा गया कि 45 वर्ष से कम उम्र वाले कर्मचारियों के लिए हिंदी का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए।
अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना रहे। धीरे धीरे हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने की व्यवस्था भी की जाए। ये जो है इन दोनों सिफारिशों के अंतर्गत ये राष्ट्रपति का आदेश। आगे हम बात करें, इसी में साथ ही कहा गया कि हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए एक स्थायी आयोग का निर्माण किया जाए। विधायी आयोग की स्थापना की जाए जो विधि कोश का निर्माण करे ताकि विधि संबंधी शब्द हिंदी में अनुदित हो सके। शिक्षा मंत्रालय हिंदी के प्रचार की व्यवस्था करे। इस कार्य में गैर सरकारी संस्थाओं की भी मदद ली जा सकती है। तो ये जो है ये इसमें इन दोनों सिफारिशों के अंतर्गत कहा गया है। साथ ही इस आदेश के तहत 2 आयोगों की स्थापना भी की गई थी। पहला जो है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, सेकंड जो है विधायी आयोग, प्रशासनिक तथा विधि आयोग। साहित्य का अनुवाद होने लगा साथ ही इसमें, और इसी के साथ साथ कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जानी शुरू हो गई। आगे जो है हम बात करते हैं राजभाषा अधिनियम के बारे में। देखिए ये जो भाषा से संबंधित ये जो अधिनियम है तो ये आपको याद रखने बहुत ही जरूरी है। यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न जो है देखने को मिल सकते हैं। तो राजभाषा अधिनियम 1963 की बात करें अगर हम, तो संविधान के उपबंधों के अनुसार 1965 में हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा बनना था। पर इससे ठीक पहले अहिंदी क्षेत्र यानी कि जहां पर हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता था तो वहां पर अहिंदी क्षेत्रों विशेष रूप से पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन भी प्रारंभ हो गए 1965 के आसपास। ऐसी स्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने अहिंदी भाषी क्षेत्रों को आश्वासन दिया कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा स्वीकार करने के पहले अहिंदी क्षेत्रों की सहमति प्राप्त की जाएगी और इसी आश्वासन की पूर्ति के लिए यह अधिनियम बनाया गया, जिसमें हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1965 को 1965 के बाद जो है वो हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी यथावत चलता रहेगा। और साथ ही इसी में कहा गया कि उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या किसी राज्य स्तरीय राजभाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। संघ के संकल्पों और अधिसूचना विज्ञापनों आदि दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य होगा। सॉरी, जब तक अहिंदी भाषी राज्य अंग्रेजी को समाप्त करने का संकल्प नहीं ले लेंगे तब तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। ये जो है ये किसमें कहा गया, राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत इसमें जो प्रावधान किए गए उसमें ये चीजें कही गई हैं। आगे हम बात करें संकल्प के बारे में। संकल्प 1967 के संशोधन के बाद हम देखते हैं कि अहिंदी भाषी राज्यों की चिंता तो समाप्त हो गई थी, लेकिन उन लोगों की चिंता बढ़ने लगी थी जो देश की एकता के लिए हिंदी को एकमात्र राजभाषा के रूप में स्वीकार करना चाह रहे थे। ऐसी जो स्थिति थी तो इस स्थिति में संसद के दोनों सदनों में एक संकल्प पारित किया गया, जिसमें हम देखते हैं कि सरकार हिंदी के तीव्र विकास और प्रयोग के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी, जिसकी जो प्रगति है वो प्रगति की रिपोर्ट प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत की जाएगी। आगे हम बात करें, इसी में कहा गया कि भारत सरकार राज्यों के सहयोग से त्रिभाषा सूत्र लागू करेगी। इसके अंतर्गत जो है हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा, विशेष रूप से दक्षिण भारतीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य होगा। हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। इसी में साथ ही कहा गया कि केंद्रीय सेना में भर्ती के लिए हिंदी अथवा दोनों भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक होगा। सरकार 8वीं अनुसूची में उल्लिखित जितनी भी आपकी भाषाएं हैं तो 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं आपकी उल्लिखित हैं तो उन भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी। सरकार 8वीं अनुसूची में जो है ये हमने देखा। आगे हम बात करें राजभाषा अधिनियम 1976। ये जो हमने देखा राजभाषा से संबंधित जो भी आपके प्रावधान दिए गए हैं। आगे हमने देखा 1968 से संबंधित जो भी आपको राजभाषा से संबंधित जो भी प्रावधान दिए गए हैं। अब जो हम देखने वाले हैं राजभाषा अधिनियम 1976। राजभाषा अधिनियम 1976 में कहा गया
कि भारत सरकार ने राजभाषा अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने का दायित्व गृह मंत्रालय को सौंपा। इसके लिए गृह मंत्रालय के अधीन एक राजभाषा अनुभाग की स्थापना की गई, जो बाद में स्वतंत्र राजभाषा विभाग हो गया। राजभाषा विभाग ने सरकारी कामकाज में जो भाषा प्रयोग की जाती है, तो सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए 12 नियम निर्धारित किए गए हैं। और ये जो 12 नियम है, तो इसमें कहा गया कि देश भर में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, यानी कि 3 वर्गों में बांटा गया। का वर्ग और खा वर्ग, गा वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत जो जो आपके प्रदेश आते हैं, का वर्ग के अंतर्गत वे राज्य आते हैं जिनकी पहली भाषा हिंदी है। ये जो पहली भाषा हिंदी है, यानी कि का वर्ग से संबंधित जो भी आपके राज्य हैं, तो इनकी का वर्ग से संबंधित जो इनकी पहली भाषा है वो हिंदी है। और इसमें जो राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, ये जो है ये का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। खा वर्ग में जो राज्य रखे गए हैं, खा वर्ग में वे राज्य आते हैं जिनमें हिंदी समझी जाती है लेकिन पहली भाषा के रूप में प्रयोग नहीं की जाती है। इसमें से जैसे आ जाता है पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश जैसे चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार, ये जो है ये खा वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। वहीं गा वर्ग की बात करें तो गा वर्ग में से सभी राज्य आ जाते हैं। इन जो का वर्ग और खा वर्ग से के अलावा जो आपके राज्य हैं, तो वो गा वर्ग में आ जाते हैं। और इन राज्यों में मुख्य रूप से हिंदी नहीं समझी जाती है। ये राज्य जो है जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य हैं और सभी राज्य तथा दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, ये आ जाते हैं आपके गा वर्ग के अंतर्गत। अब जो का वर्ग से जो का वर्ग का क्षेत्र है, तो का क्षेत्र के पत्रों आदि के लिए निश्चित किया गया कि उनमें हिंदी का प्रयोग होगा। अगर अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा तो साथ में अनुवाद भी भेजा जाएगा। खा वर्ग में कहा गया कि खा क्षेत्र के साथ पत्राचार समानता हिंदी में होगा, तथा गा वर्ग में कहा गया कि गा क्षेत्र जो है, गा क्षेत्र के साथ पत्राचार अंग्रेजी में ही होता रहेगा। इसी में साथ साथ कहा गया राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत कि हिंदी में कहीं से प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही देना होगा। इन सभी दस्तावेजों में हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ साथ निकाले जाएंगे। इससे संबंधित यानी कि जो राजभाषा अधिनियम 1976 है, तो इसमें जो दस्तावेज निकाले जाएंगे, जो पत्र निकाले जाएंगे, तो वो क्या है, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निकाले जाएंगे। इसका उत्तरदायित्व तो दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी पर होगा। केंद्र सरकार के सभी फॉर्म जो है, जैसे नाम पट्ट, सूचना पट्ट और पत्र शीर्ष, मुहरें आदि जो है हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगी। ये जो प्रावधान है यानी कि ये जो बातें कही गई हैं, वो राजभाषा अधिनियम 1976 में कहा गया है। अब जो हम आगे देखने वाले हैं, 1976 के बाद राजभाषा की प्रगति कैसी है। 1976 के बाद राजभाषा की प्रगति की अगर हम बात करते हैं, तो 1976 से अब तक राजभाषा की प्रगति जो है वो विश्लेषण विभिन्न मंत्रालयों के अनुसार किया जा सकता है। भारत सरकार के 3 मंत्रालय राजभाषा संबंधी कार्यों में संलग्न हैं, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, राजभाषा विभाग, विधि मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। ये जो है ये राजभाषा संबंधित कार्यों में ये संलग्न है। आगे हम बात करें गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग। ये जो 3 हमने विभागों के बारे में देखी, यानी कि गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, तो इनमें क्या बातें कही गई हैं राजभाषा को लेकर के। जैसे राजभाषा विभाग प्रत्येक वर्ष अपने उद्देश्य तय करता है और सभी मंत्रालयों पर उद्देश्य पूरे करने के लिए दबाव बनाता है कि वर्ष के कार्यक्रमों में कई बातों पर ध्यान दिया जाए, जैसे कितने प्रतिशत कर्मचारी हिंदी में काम करने लगे, कितने टंकड़ और आशुलिपिक अपने तकनीकी ज्ञान का हिंदी में प्रयोग करने लगे, हिंदी के लिए काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं ने कितने कार्य संपन्न किए। राष्ट्रभाषा से तात्पर्य किसी देश की उस भाषा से है जहाँ पर वहाँ के अधिकांश लोग बोलते हैं।
जो भाषा को वहाँ पर क्या कहते हैं, मतलब जिसके अनुसार जिसके साथ साथ उनका सांस्कृतिक और भावात्मक जुड़ा रहता है। तो ये जो है राजभाषा से संबंधित ये प्रावधान है। आगे हम देखें राष्ट्रभाषा की कसौटियाँ। राष्ट्रभाषा को लेकर के क्या कसौटियाँ हैं? वह भाषा देश के सभी या अधिकतम व्यक्तियों द्वारा बोली जा सकती है। उसे बोलने वाले देश के किसी एक हिस्से में नहीं, बल्कि विभिन्न यानी कि कई हिस्सों में हो, ताकि वह भाषा जो है पूरे देश में संपर्क सूत्र स्थापित करने में सक्षम हो। आगे हम बात करें, वह भाषा राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को धारण करने में सक्षम हो, जो देश के विभिन्न सांस्कृतिक पक्षों की अभिव्यक्ति उसमें हो पाती हो। इसी के साथ साथ इसमें कहा गया कि उसका शब्द भंडार इतना व्यापक हो, इतना फैला हुआ हो कि देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित शब्दावली उसमें शामिल हो सके, और साथ ही उसमें यह प्रवृत्ति भी होनी चाहिए कि देश की भाषाओं के अन्य शब्दों को वह सहजता पूर्वक शामिल करे, ना कि उसमें परहेज करे उसको शामिल करने में। साथ ही उसमें कहा गया कि उस भाषा का व्याकरण जो है वो सरल होना चाहिए, ताकि जो भाषा है तो इस देश के अन्य हिस्सों के निवासी जो हैं इसको सीख सके, और इसको मतलब सीखने में जो है इसमें कोई कठिनाई ना हो, इसको आसानी से सीख। इसी में साथ साथ कहा गया कि उसकी ध्वनि जो है, उसकी ध्वनि संरचना का तथा भाषाओं की कुछ ध्वनियां उसमें प्रयोग न होती हो, तो उन्हें स्वीकारने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। इसी के साथ साथ इसमें कहा गया कि उसकी लिपि जो है, उसकी लिपि भी राष्ट्रीय लिपि होनी चाहिए, अर्थात ऐसी लिपि जिसमें देश की सभी भाषाओं में प्रयोग होने वाले ध्वनि संकेत लिखे जा सकते हैं। तो ये जो है इसमें कहा गया। आगे जो हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की ऐतिहासिक विकास यात्रा। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की ऐतिहासिक विकास यात्रा क्या है? आदिकाल और भक्ति काल का साहित्य सिर्फ हिंदी प्रदेशों में ही नहीं, लेकिन हिंदी तर प्रदेशों में भी रचा गया है। इसी के साथ साथ जो आदिकाल और भक्ति काल से संबंधित जो चीजें हैं वो हम आगे देखेंगे, यानी कि अगली यूनिट में जो इससे संबंधित जो चीजें हैं, जो लेखक हैं, जो कवि हैं, तो उनको हम देखेंगे इसी के साथ साथ। तो ये जो है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के ऐतिहासिक विकास यात्रा के बारे में हमने देखा, और साथ ही इसी के अंतर्गत हमारे देश के सामाजिक विकास में दो आंदोलनों की सबसे बड़ी भूमिका रही है, जो कि इन दो आंदोलनों में से है, जैसे भक्ति आंदोलन और इसी के साथ साथ आदिकाल। भक्ति आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन, ये दोनों आंदोलन जो है ये हिंदी के माध्यम में संपन्न हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रवादी प्रकृतियां जो है वो उभरने लगी थी। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं, तो स्वतंत्रता के बाद ही नहीं, जैसे हम अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में हम देखते हैं यहाँ पर जैसे क्षेत्रवादी प्रकृतियां जो है वो काफी सारी जब हम हिस्ट्री में बात करते हैं तो स्वतंत्रता से पहले भी देखी जा रही थी, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो है क्षेत्रवादी प्रकृतियां वो तेजी से उभरने लगी थी, और 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने लगा था। 1953 में आज तक जो है वो राष्ट्रभाषा का मुद्दा कभी प्रभावी ढंग से नहीं उठा है, यानी कि 1953 से अगर आज तक हम देखें तो इससे संबंधित कोई भी मुद्दा नहीं उठा है। अब जो हम देखने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास है, जैसे राष्ट्रभाषा की आवश्यकता किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक एकता की जागृति एवं अक्षुण्णता के लिए होती है। इसी में कहा गया कि हमारे देश में जैसे हम देखते हैं कि अकबर के समय से लेकर के लगभग 3 शताब्दियों तक जो फारसी है, तो फारसी राजभाषा रही है, और सन 1833 के बाद से निचले स्तर पर जो हम देखते हैं उर्दू, और उच्च स्तर पर अंग्रेजी राजभाषा रही है। लेकिन सारे देश की अगर हम बात करते हैं तो सारे देश की संपर्क भाषा जो है वो हिंदी है, हिंदी को हम देखते हैं। आगे हम बात करें
19वीं ईस्वी में कहा गया कि 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों, फोर्ट विलियम कॉलेज की एवं सामाजिक धार्मिक नवजागरण ने राजभाषा के रूप में हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, आगे बात करें इससे संबंधित कुछ थिंकर हैं या फिर कह सकते हैं कुछ विचारक हैं जो राष्ट्रभाषा और राजभाषा से संबंधित जो कुछ बातें कही हैं। देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार अगर हम देखते हैं तो महात्मा गांधी कहते हैं कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने कहा कि अगर स्वराज अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होने वाला हो तो निसंदेह जो है अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी, लेकिन अगर स्वराज करोड़ों भूखे मरने वाले निरक्षरों, दलितों और अत्यंतों का ही हो तो उनके लिए होने वाला तो है हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती। तो ये जो है महात्मा गांधी ने कहा। अब जो हम देखने वाले हैं संपर्क भाषा। संपर्क भाषा की बात करें तो संपर्क भाषा स्वाधीनता प्राप्ति के बाद राजभाषा और राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त एक अन्य शब्द जो है संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। और इसमें कहा गया संपर्क का अर्थ होता है, संपर्क भाषा का अर्थ होता है कि ऐसी भाषा जो विभिन्न भाषिक क्षेत्रों के बीच संपर्क के सूत्र का कार्य करे। स्वाभाविक रूप से हिंदी सारे देश में संपर्क भाषा का कार्य करती रही है और संपर्क भाषा जो है वो राजभाषा एवं राजभाषा में अंतर जो है वो जिन देशों में भाषिक वैविध्य कम होता है, यानी कि हम कहें जहाँ पर भाषा को लेकर के मतलब काफ़ी कम विविधता जो है वो देखने को मिलती है, तो वहाँ पर संपर्क भाषा की आवश्यकता कम हो जाती है तथा राजभाषा ही संपर्क भाषा के रूप में कार्य करता है। वर्तमान समय में अगर हम इसकी बात करें तो वर्तमान समय में प्रायः राजनीतिक आधार पर यह विचार स्वीकार किया जा चुका है कि हिंदी भारत की संपर्क भाषा है और वह भारत की राष्ट्रभाषा भी है, लेकिन उनके साथ साथ संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं अथवा राष्ट्रभाषाएं की राष्ट्रभाषा की भाषाएं हैं, यानी कि राष्ट्र की भाषाएं। यह जो जो 8वीं अनुसूची है इससे संबंधित जो जो आपकी भाषाएं जोड़ी गई हैं, कितनी भाषाएं हैं तो इनके बारे में हमने बात करी है। तो आज का सेशन जो है हम यहीं तक रखते हैं, आगे मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तो सभी को बाय बाय, थैंक यू।